9 अगस्त को, जो कि कल था, वायुसेना के प्रमुख ने बेंगलुरु में एक भाषण दिया और उस बातचीत के हिस्से के रूप में उन्होंने ऑन ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना की भूमिका के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि इस ऑन ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान वायुसेना के 6 विमानों को मार गिराया। उन्होंने कहा कि उनमें से 5 लड़ाकू विमान थे और छठा एक बड़ा विमान था जो या तो एक ई-लिंट विमान था या AEWC विमान था, जिसे 300 किमी की दूरी पर मार गिराया गया। और ये सभी 6 हत्याएं, पुष्टि की गई हत्याएं, S-400 सिस्टम द्वारा की गई थीं। अब यह बड़ी खबर है और उतनी ही बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पहली बार है जब भारतीय वायुसेना ने, वह भी उच्चतम स्तर पर, ऑपरेशन सिंदूर में अपनी भूमिका के बारे में बात की है। अब हम जानते हैं कि 3 महीने पहले हवाई युद्ध समाप्त होने के अगले दिन, जो 8 मई को था, पाकिस्तान वायुसेना ने अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए अपनी प्रस्तुति दी। और यह एक वरिष्ठ अधिकारी एयर मार्शल औरंगजेब अहमद द्वारा किया गया था, जहां उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वायुसेना ने भारतीय वायुसेना के 6 लड़ाकू विमानों को मार गिराया था। तो दोनों पक्ष संख्या 6 का दावा कर रहे हैं। देखिए, यह मायने नहीं रखता कि भारतीय पक्ष की कथा क्या है या पाकिस्तानी पक्ष की। जो मायने रखता है वह यह है कि दुनिया क्या सोचती है। जो मायने रखता है वह यह है कि वैश्विक विशेषज्ञ क्या मानते हैं कि तकनीकी, प्रौद्योगिकी और संचालन क्षमताओं के आधार पर दोनों पक्षों के पास क्या संभव है और दोनों पक्षों द्वारा प्रदान किए गए सबूत क्या हैं। मेरे वीडियो में मैं जो करने का इरादा रखता हूं वह यह है कि एक वैश्विक पर्यवेक्षक के दृष्टिकोण से हम दोनों प्रस्तुतियों को देखें और यह कितना संभव है, खासकर पाकिस्तान की तरफ से। एयर मार्शल औरंगजेब ने अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों से एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने से पहले ही पाकिस्तान वायुसेना के पास उनके सभी संसाधनों की इलेक्ट्रॉनिक पहचान थी। जो कुछ भी एक इलेक्ट्रॉनिक एमिटर था, चाहे वह जैमिंग उपकरण हो, विमान हो या फिर रडार प्रणाली हो, वह सब कुछ। अब ये बड़ी बात है क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि इसके लिए आपको अच्छी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कला की आवश्यकता होती है। और हमें पता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास ये है क्योंकि अगस्त 2020 में PLAF की मदद से पाकिस्तान एयरफोर्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटिंग के लिए एक केंद्र स्थापित किया, जहां उनका मुख्य उद्देश्य संज्ञानात्मक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कला पर काम करना था, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कला में शामिल कर इसे एक बहुत उन्नत स्तर तक ले जाना था। निश्चित रूप से पिछले 5 वर्षों के दौरान उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कला पर काफी काम किया होगा और इसलिए जो औरंगजेब ने कहा कि उनके पास उन्नत इलेक्ट्रॉनिक खुफिया जानकारी थी, वह अत्यधिक संभव है क्योंकि उनके पास प्रभावशाली इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता है। अब जब आपके पास अच्छी इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस होती है तो इसका मतलब है कि आप एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर ऑफ बैटल बना सकते हैं। एक ढांचा जो पूरी तरह से जानता है कि दुश्मन की कौन सी संपत्ति कहां है। और जब आपके पास अच्छा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्रम होता है तो उसके आधार पर एक विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक युद्ध आक्रामक अभियान बनाया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि एक चीज दूसरी को कैसे प्रभावित करती है। जब आपके पास ये दोनों चीजें होती हैं, जो कि एक विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक युद्ध अभियान क्षमताएं और एक सुव्यवस्थित इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्रम होता है, तो ये उस युद्ध अवधारणा के केंद्र में होता है जिसके बारे में औरंगजेब ने चर्चा की थी, जो कि बहु डोमेन संचालन है। और यह संयोजन भी वही है जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में प्रतिस्पर्धात्मकता, यदि नहीं तो उच्चतम श्रेष्ठता के लिए आवश्यक होता है। मैं अभी इस पर आता हूं कि यह क्यों अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जब इस युद्ध अवधारणा की बात आती है, बहु डोमेन संचालन, इसका मूल रूप से यह मतलब होता है कि अंतरिक्ष में मौजूद सभी संपत्तियां, हवाई संपत्तियां, जमीनी संपत्तियां, वे सभी डेटा के माध्यम से फायदा के साथ जुड़ी होती हैं। और यहाँ पर मुख्य बात यह है कि इन सभी संसाधनों में जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से डाटा से जुड़े होते हैं, जानकारी का स्वतंत्र प्रवाह होना चाहिए और इसलिए इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की अत्यधिक महत्ता है और इसलिए विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में उच्चतम श्रेष्ठता या प्रतिस्पर्धात्मकता की आवश्यकता होती है।
फिर हम यह भी जानते हैं कि यह डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र ही वह है जो बहु डोमेन संचालन की युद्ध अवधारणा की दिशा में ले जाता है। पाकिस्तान वायुसेना 2019 से हर साल नियमित रूप से पीएलएएफ के साथ उन्नत और परिष्कृत अभ्यास कर रही है, जो उनकी प्रसिद्ध शाहीन श्रृंखला के अभ्यास हैं। इसलिए वे इसमें लगातार अभ्यासरत हैं। और इसीलिए जब हम उस हार्डवेयर को देखते हैं जो उन्होंने इस ऑपरेशन में उपयोग किया था, जो जी-10 विमान और पीएल-15 मिसाइल एक बीवीआर बियॉन्ड विजुअल रेंज उन्नत मिसाइल का संयोजन है, यह उस डिजिटल इकोसिस्टम के साथ बहुत अच्छी तरह से काम करता है जिस पर पाकिस्तान वायुसेना पिछले 5 साल बल्कि 6 साल से प्रशिक्षण ले रही थी। और यह प्रक्रिया कैसे कार्यान्वित हुई? संभवतः यह हवाई संपत्ति थी जिसने भारतीय लड़ाकू विमान की पहचान और ट्रैकिंग की जिम्मेदारी निभाई। और वह जानकारी उनके हवाई संसाधन से उनके अपने लड़ाकू विमान, जो जे-10 विमान है, को बिना जी-10 पायलट के अपने रडार को सक्रिय किए भेजी गई थी। अन्यथा वह अपनी स्थिति प्रकट कर देता। उस जानकारी के आधार पर जो लड़ाकू विमान को मिली, उसने पीएल-15 मिसाइल छोड़ी, जिसे मैंने कहा था कि यह एक उन्नत मिसाइल है। यह मिसाइल 200 किलोमीटर की दूरी तय कर गई। शुरुआत में यह पूर्व प्रोग्रामित होता है, इसमें इसकी जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली होती है। फिर इस मिसाइल में एक दो तरफा डेटा लिंक होता है जो स्पष्ट रूप से हवाई संपत्ति के साथ होता, और अंतिम चरण में इसमें अपना आईएसए रडार होता है जो लक्ष्य पर लॉक करने और उसे प्राप्त करने के लिए होता है। यही है कि यह संपूर्ण प्रक्रिया किस प्रकार कार्य करती है। तो यहाँ पर बात अत्यंत सरल है। आधुनिक युद्ध या वर्तमान समय के युद्ध की बात करें तो ये बीवीआर मिसाइलों का युग है, जो कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें हैं। और इसके लिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कला अत्यंत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यह इसी प्रकार कार्य करती है। अच्छी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कला आपको बहु डोमेन संचालन तक ले जाएगी, और वे बदले में इस बीवीआर मिसाइल फायरिंग के लिए डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन प्रदान करते हैं। यह सब कुछ संभव है जिसके बारे में वे बात कर रहे हैं, और उन्होंने अपने दावों या जो उन्होंने हासिल किया है उसके सबूत भी प्रदान किए हैं। इस पर बहुत कुछ कहा जा चुका है, इसलिए मैं और कुछ नहीं कहूँगा। अब भारतीय पक्ष की बात करते हैं, जो प्रस्तुति या भाषण वायुसेना प्रमुख ने दिया। अब वायुसेना प्रमुख ने केवल भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के बारे में चर्चा की, विशेष रूप से पहली रात के संदर्भ में 6 और 7 तारीख की रात, जहां उन्होंने उल्लेख किया कि इनका उपयोग मुरित्के और भावलपुर में 2 लक्ष्यों पर किया गया था। और उसके बाद उन्होंने लड़ाकू विमानों का जिक्र नहीं किया। और फिर संक्षेप में उन्होंने बताया कि भारतीय वायुसेना ने क्या-क्या निशाना बनाया। और इस क्रम में उन्होंने पाकिस्तान वायुसेना के 2 कमांड और कंट्रोल सेंटर, उनके 6 रडार बड़े और छोटे, फिर 2 एसएएम सिस्टम, फिर क्षतिग्रस्त रनवे, फिर 3 हैंगर जहां F-16 शायद रखरखाव और AW विमान के लिए थे, का उल्लेख किया। और फिर उन्होंने S-400 के बारे में बात की, जिसने उन S-6 विमानों को गिराया जिनका मैंने शुरुआत में उल्लेख किया था। जब वह यह सारी बातें कर रहे थे तो उन्होंने इसे अंत में रखा। भारतीय लड़ाकू विमान का नहीं, क्षमा करें, पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों का अंत में उन्होंने उल्लेख किया, जो थोड़ा अजीब है क्योंकि यह उनके कहने की मुख्य बात होनी चाहिए थी। ठीक है, अब उनकी कहानी पूरी तरह से संभावनाओं से भरी प्रतीत हो रही है। इसे S-400 के साथ निकालते हुए, क्योंकि मुझे याद है कि 5 साल पहले मैं मॉस्को के बाहर था, जहां यह सेना प्रदर्शनी, रक्षा प्रदर्शनी आयोजित की जाती है, और मैंने अल्माज एंटे के एक वरिष्ठ प्रतिनिधि के साथ लंबी बातचीत की थी, जो S-400 का निर्माण करने वाली कंपनी है। उन्होंने पुष्टि की कि यह एक उन्नत और अच्छी प्रणाली है। यह मोबाइल है, एक शूट और स्कूट प्रणाली है, और इस प्रणाली में 600 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्यों का पता लगाने की क्षमता है। यह एक समय में 300 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है, और इसमें विभिन्न प्रकार की मिसाइलें हैं। इसकी सबसे लंबी दूरी की मिसाइल की रेंज 400 किलोमीटर है। तो जब वायुसेना प्रमुख ने 300 किमी की बात की, तो यह सब संभव है। तो यह सब संभव हो सकता है। अब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन अब समस्या की शुरुआत होती है। सबसे पहले जो बात दिमाग में आती है वह यह है कि वायुसेना प्रमुख ने गिराए गए लड़ाकू विमानों के प्रकार की पहचान क्यों नहीं की। उन्होंने कहा 5 विमान।
इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह प्रणाली 600 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्यों का पता लगा सकती है, और अगर लक्ष्य छोटा है तो निश्चित रूप से 400 किलोमीटर पर, और प्रमुख 300 किलोमीटर के अंदर सभी लक्ष्यों की बात कर रहे थे। तो उसे यह पहचानना चाहिए था कि ये लड़ाकू विमान कौन से थे, J-17, F-16, J-10। क्या उसने ऐसा नहीं किया? ये वास्तव में दिलचस्प है। दूसरी बात, उन्होंने जो कहा उसके लिए कोई सबूत नहीं दिया। अगला, यह कैसे संभव हो सकता है कि इन 3 महीनों के दौरान दुनिया में किसी ने इस बारे में नहीं सुना या ध्यान नहीं दिया कि पाकिस्तान वायुसेना द्वारा इतनी बड़ी संख्या में विमान खो दिए गए थे? ये बड़ी बात है, लेकिन किसी ने इसके बारे में नहीं लिखा। फिर हम यह भी जानते हैं कि जहां तक अमेरिकियों की बात है, उनके पास उन सभी देशों के साथ अंतिम उपयोगकर्ता निगरानी खंड है, जहां वे अपनी संपत्तियां देते हैं। तो जाहिर है कि अगर हैंगर में F-16 को कोई नुकसान हुआ होता या अगर उसे S-400 द्वारा गिराया गया होता, तो निश्चित रूप से यह खबर सामने आती। यह बहुत आश्चर्यजनक है कि ऐसा नहीं हुआ। इस बारे में कोई खबर नहीं सुनी गई। और यहाँ एक बड़ी बात है कि भारत सरकार ने रक्षा मंत्रालय की ओर से एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी की, जिसमें वायुसेना प्रमुख द्वारा दिए गए भाषण का उल्लेख था, लेकिन भारतीय वायुसेना द्वारा इन 6 विमानों को मार गिराने के बारे में कुछ नहीं कहा गया था। और ये रिलीज दर्शकों के देखने के लिए यहाँ है। और निश्चित रूप से अगला प्रश्न समय के बारे में है। भारतीय वायुसेना ने इतनी महत्वपूर्ण खबर के बारे में 3 महीने बाद चर्चा क्यों की, उस समय पर क्यों नहीं की? लेकिन मैं इस प्रश्न का उत्तर थोड़ी देर में दूंगा। अब अगली बात पर चलते हैं। और अगली बात यह है कि अब तक अपनी पूरी बातचीत में चीफ ने केवल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के बारे में ही बात की। मूल रूप से वह ब्रह्मोस के बारे में बात कर रहे थे, वह LR सैम्स के बारे में बात कर रहे थे, वह S-400s के बारे में बात कर रहे थे। तो हमें पता है कि वे वायुसेना में महत्वपूर्ण हैं। जब हम वायु श्रेष्ठता की बात करते हैं, तो वे लड़ाकू विमानों का समर्थन करते हैं, वे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे स्वयं वायु श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, क्योंकि वे सभी रक्षात्मक प्रणालियां हैं। ब्रह्मोस के बारे में हमें पता है कि यह भूमि हमला आक्रामक स्ट्राइक क्षमता है, जो ठीक है, लेकिन सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें सभी रक्षात्मक हैं। लड़ाकू विमानों की आवश्यकता अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे अत्यधिक बहुमुखी होते हैं और वायु श्रेष्ठता के लिए आवश्यक आक्रामक क्षमताएं प्रदान करते हैं। और हम यह भी जानते हैं कि ये सभी रक्षात्मक प्रणालियां सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, चाहे वह S-400 हो या कोई अन्य प्रणाली, आप बस प्रणाली खरीदते हैं। और जो उन्हें आवश्यक होता है वह एक तरफा कौशल ही तो होता है। आप जानते हैं इसमें कई घटक होते हैं। ये टीम वर्क है, इसमें रडार, कमांड और नियंत्रण प्रणाली और लॉन्चर्स शामिल हैं। इसलिए मैं जो बात कह रहा हूं वह यह है कि यह एक तरफा एक आयामी कौशल बहुत जल्दी सीखा जा सकता है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। असली चुनौती लड़ाकू विमानों और पायलटों के साथ है, क्योंकि वहां यह टीम वर्क नहीं होता। पायलट वही सफलता और असफलता का एकमात्र स्रोत है। और पायलट एक शत्रुतापूर्ण वातावरण में कार्य कर रहा होता है, जो एक त्रिआयामी परिवेश है, और यह गंभीर जी बलों के अधीन होता है। इसके अलावा अब हम एक डिजिटल इकोसिस्टम की भी बात कर रहे हैं, जो लड़ाकू विमान का समर्थन कर रहा है। तो बात यह है कि यह भारतीय वायुसेना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, और यही सबसे प्रमुख कारण है कि जब भारतीय वायुसेना के प्रमुख उसकी क्षमता की चर्चा करते हैं, तो वे विशेष रूप से लड़ाकू स्क्वाड्रनों और उनकी सामर्थ्य की विस्तृत रूप से बात करते हैं। और ये वही प्रश्न है जो मीडिया उनसे भी पूछता है। तो ये सब जो भारतीय वायुसेना या जो प्रमुख ने कहा है, वह इन रक्षा प्रणालियों, वायु रक्षा प्रणालियों के बारे में है। तो भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों के बारे में क्या? खैर, उन्होंने इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन हमने इसके बारे में रक्षा स्टाफ के प्रमुख जनरल अनिल चौहान से सुना। यह तब की बात है जब वह शांग्री-ला संवाद में सिंगापुर में थे। यह घटना 31 मई को घटित हुई थी, जब उन्होंने ब्लूमसबरी टेलीविजन के साथ बातचीत की थी, और एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा था कि प्रारंभिक चरणों में कुछ नुकसान हुआ था। कितने?
उन्होंने विशेष रूप से नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने रणनीतियों को सुधारा और 10 मई को हम पूरी ताकत के साथ आगे बढ़े। अब यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि वह किस रणनीति सुधार की बात कर रहे हैं। जाहिर है, लड़ाकू विमानों की बजाय उन्होंने ये प्रणालियां लाई हैं जिन रक्षा प्रणालियों की मैं बात कर रहा हूं। बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है जिसका जवाब वायुसेना प्रमुख को देना चाहिए था। 8वीं और 9वीं की रात को वायुसेना के साथ क्या हुआ? क्या वायुसेना को ग्राउंड किया गया? ये अहम प्रश्न है। अब यह बात पहले नहीं कही गई थी, अब अगली है। मैं समय पर चर्चा कर रहा था। इतनी अहम खबर के बारे में 3 महीनों तक क्यों नहीं बताया गया कि 6 हत्याएं हुई थीं और अचानक अब क्यों? इसके लिए कृपया इस वीडियो क्लिप को ध्यानपूर्वक देखें। ये वीडियो क्लिप मैंने ट्विटर से एक हैंडल टाइम्स अलजेब्रा से प्राप्त की है और मैंने उस हैंडल को इसका पूरा श्रेय भी प्रदान किया है। कृपया सुने। You went into Pakistan, you attacked Pakistan, and you told our pilots, do not attack their air defense system. Meaning you told our pilots, go and attack and face the air defense system of Pakistan. Meaning you tied their hands behind their back. If I can say, what were the reasons for success? One, which I can think of, is that there was political will. I'm being very, very candid here, very open here, because I hear various versions of it. I think if I tell you something, people will have to believe, because I was there listening to everybody, attending every meeting. There was very clear political will, very clear directions which were given to us, and there were no kind of restrictions which were put on it. Many people have spoken somewhere. Unfortunately, everybody is speaking about it. कि कुछ ना कुछ मैं बोल दूंगा इस बारे में. So there have been talks about, was there any restriction? Were you kept constrained? If there were any constraints, they were self-made. We, the forces, decided what will be our rules of engagement. We, the forces, decided what will be the escalation ladder that we want to ride on. We decided how we want to control the escalation. So I want to make it very clear, there were no, I repeat, no restrictions on us. Full freedom was given to us to plan and execute. अब यह क्लिप से बहुत स्पष्ट हो गया है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संसद में जो कहा, वह सीधे भारतीय नौसेना के सलाहकार शिव कुमार, कैप्टन शिव कुमार ने इंडोनेशिया में एक सेमिनार में जो कहा था, उससे आया था। सेमिनार में शिव कुमार ने माना कि भारतीय वायुसेना को नुकसान हुआ, लेकिन नुकसान की मात्रा नहीं बताई। उन्होंने इसे भारतीय वायुसेना पर लगाए गए प्रतिबंधों का कारण बताया कि उन्हें पाकिस्तान वायुसेना की वायु रक्षा प्रणालियों पर हमला नहीं करने के लिए कहा गया था। इसलिए यह सही समय था कि वायुसेना प्रमुख उस बिंदु पर स्पष्टता प्रदान करे जो कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा उठाया गया था कि क्या वह प्रतिबंध था। वह नहीं था, लेकिन उन्होंने इस पर विशेष रूप से बात नहीं की। अपने संपूर्ण भाषण में और इस क्लिप के इस विशेष हिस्से में प्रमुख ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के कारणों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं, जिसे वह 3 महत्वपूर्ण चीजों से जोड़ते हैं। एक, वह कहते हैं कि इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति थी। वह कहते हैं कि एक बहुत स्पष्ट राजनीतिक उद्देश्य दिया गया था, जो कि आतंकवादियों को सबक सिखाना था। राजनीतिक इच्छा शक्ति से उनका तात्पर्य था कि इस उद्देश्य को देने के अतिरिक्त सैन्य नेतृत्व पर कोई भी प्रतिबंध नहीं था। उन्हें पूरी छूट दी गई थी। अगर कोई प्रतिबंध थे तो वे स्वयं सैन्य नेतृत्व द्वारा लगाए गए थे या जिन्होंने सगाई के नियम तय किए थे। ये बात वह कहते हैं। दूसरी बात जो वह ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का श्रेय देते हैं, वह है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि इससे फर्क पड़ा। तीसरी बात, उन्होंने कहा कि मुझे पूरी आजादी दी गई थी। अब इन तीनों बिंदुओं की गहराई से जांच करते हैं जो उन्होंने उस विस्तृत भाषण में कहा था, जिसमें और भी कई बातें साझा की थीं। अब जब हम इस हिस्से की जांच करते हैं जो आतंकवादी को सबक सिखाने के लिए राजनीतिक उद्देश्य है, अब मेरा सवाल है, या बल्कि कोई भी यह सवाल पूछेगा कि क्या यह उचित है, क्या यह समझदारी है, क्या यह सही है
कि हम वायु शक्ति का उपयोग करें, जो भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में हमारे पास आतंकवादी ऑपरेशन के लिए सबसे बड़ा साधन है। और फिर यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि शिव कुमार ने जिस बाधा की बात की थी वह थी या नहीं। मेरा मतलब है, आप एक आतंकवादी लक्ष्य पर वायुसेना का उपयोग कर रहे हैं, अपने मिसाइल भेज रहे हैं, पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। और दूसरी बात जिस पर सहमति है कि यह उच्चतम स्तर पर, जाहिर तौर पर राजनीतिक स्तर पर तय किया गया था कि 30 मिनट के भीतर भारतीय डीजीएमओ ने पाकिस्तानी डीजीएमओ से युद्ध विराम के लिए संपर्क स्थापित किया। तो मूल रूप से वह जो प्रमुख के बारे में चर्चा करता है वह राजनीतिक उद्देश्य की स्पष्टता है, जो वास्तव में राजनीतिक नेतृत्व द्वारा प्रदान किए गए सगाई के नियमों से संबंधित है। दोनों एक जैसे नहीं हैं, वे बहुत अलग हैं। जहां तक वह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद की बात करते हैं, इससे एक महत्वपूर्ण फर्क पड़ा है। दर्शकों को मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूं। हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक अग्रलेख है और एक मुख्य बात जो उन्होंने वहां उल्लेख की है वह यह है कि अनिल चौहान ने नागरिक सैन्य संलयन की परिभाषा को पुनः परिभाषित किया है। उनका कहना है कि इसका मतलब है कि आप सैन्य पेशेवरता को राजनीतिक विचारधाराओं के साथ मिलाते हैं। यह पहले कभी नहीं हुआ है। मैं इस पर अलग वीडियो बनाऊंगा। तो यहां जो बात कहनी है वह यह है कि स्पष्ट रूप से यह रक्षा स्टाफ के प्रमुख हैं जिन्होंने उन नियमों का निर्णय लिया जिनके बारे में प्रमुख बात कर रहे हैं। यह सैन्य नेतृत्व था जिसने ऐसा किया, सगाई के नियम। और जाहिर है, जब आपके पास राजनीतिक विचारधारा को मिलाने जैसी सोच होती है तो राजनीतिक नेतृत्व को सीडीएस द्वारा कही गई बातों को कहने की आवश्यकता नहीं होती। तो तीसरा वह कहते हैं कि मुझे पूरी स्वतंत्रता प्राप्त थी। अब यदि आप नहीं करते हैं, यदि सगाई की शर्तों में कोई प्रतिबंध मौजूद है, अगर संलग्नता के नियमों में कोई बाधा है, मुझे नहीं पता कि वह किस स्वतंत्रता की बात कर रहे थे। और जहां तक समय का सवाल है, ये किसी के लिए भी स्पष्ट है कि सरकार ने समय का चयन बहुत सोच समझकर किया, क्योंकि चुनाव आयोग के बारे में जो कुछ भी उजागर हुआ है उसके कारण सरकार दबाव में है। और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इस सब को उजागर करने में सबसे आगे हैं। और निश्चित रूप से अमेरिका से भी बाहरी दबाव मौजूद है। इसलिए ध्यान भटकाने के लिए संभवतः यही कारण था कि मेरे विचार में वायुसेना के प्रमुख को लाया गया।